नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन आज आपके लिए लेकर आ रहा है 84 एपिसोड। आज के एपिसोड में हम सिर्फ बात आपकी और अपनी नहीं कहेंगे, यानी कि तेरी मेरी कहानी से भी आगे बढ़कर हम बात करेंगे हम सबकी, एक बहुत बड़े तबके की, एक बहुत बड़े ग्रुप की, जिससे हम, हमारा समाज, हमारा देश और हमारे मन और हमारे व्यवहार सभी कुछ को प्रभावित करता है। हमारे मन में और हमारे व्यवहार में बहुत सारा डर और बहुत सारे संशय, बहुत सारे ऐसे कारणों से व्याप्त हो जाते हैं जिनकी कई बार हमारा जो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता भी है और कई बार मात्र सूचनाओं के माध्यम से ही हम डरा डरा सा महसूस करते हैं। ऐसा आखिर क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है? बहुत सारी अगर हम डर की बातें करें तो देखेंगे कि हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हमें बीमारी से डर लगता है, हमको चोरी से डर लगता है, हमको अंधेरे से डर लगता है, हमको कुछ ऐसे लोगों से डर लगता है जो बेईमान हैं। चलिए हम आज बात करते हैं ऐसे ही उन सारी चीज़ों में जहाँ पर ईमानदारी कम और बेईमानी ज़्यादा है। हमारे अंदर ये बेईमानी हमारे अपने साथ, हमारे अपने अपनों के साथ, हमारे समाज के साथ और हमारे राष्ट्र के साथ किस तरीके से कनेक्शन में आती है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है आज का ड्रग्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर। आज हमारा वर्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे भी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जब हम कनेक्शन को जोड़ते हैं तो सीधा कनेक्शन बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे लोगों के साथ जुड़ता है जो कहीं ना कहीं अपने साथ और अपने अपनों के साथ, सभी के साथ ईमानदारी नहीं बेईमानी कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स की। वो ड्रग्स जो इलीगल है, वो ड्रग्स जो हम मज़ा करने के लिए लेते हैं, वो ड्रग्स जिसे हमें छुपाना पड़ता है, चुराना पड़ता है, वो ड्रग्स जिसके लिए हम झूठ बोलते हैं, वो ड्रग्स जिसको अब हम आदी हो चुके हैं जिसको लेने के, और या वो ड्रग्स जिसको हमने कभी समझा ही नहीं कि इससे होने वाले नुकसान क्या हैं और अनजाने में वो हमारा हिस्सा बन गई। जी हाँ, ड्रग्स पर जब हम बात करें तो देखेंगे एक बच्चे से लेकर के, यानी कि वो बच्चा जो 12-13 साल का है, वहाँ से लेकर के कितना भी बड़ा युवक या युवती इसके चपेट में है। हमारे अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा आंकड़ा डराने वाला हमारे सामने आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे युवा और हमारे वयस्क सभी लोग किस तरीके से ड्रग एडिक्शन का इंटेक कर रहे हैं। ड्रग्स में जब हम कुछ ऐसे ड्रग्स को इंटेक करते हैं जो इलीगल हैं तो उनके लिए हमको अक्सर झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, उनके लिए हमको कुछ ऐसे इलीगल काम करने पड़ते हैं जिसके लिए हम पुलिस या प्रशासन या हम इलीगल तरीके से उन काम को करते करते किसी न किसी ऐसे क्राइम को कर बैठते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमारी जीवन को या हमें एक खतरे में डालता है। अब बात करते हैं कि ये जो खतरनाक लोग हैं जो खतरे में पड़ जाते हैं या इन्हें डाल दिया जाता है, इनका अंदर ऐसा क्या व्यवहार होता है, ये किस तरीके के व्यवहार के या पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए कि हमें जल्दी ही डिटेक्ट हो पाए कि ये जो लोग हैं ये ड्रग एडिक्ट हैं या ये ड्रग्स के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ड्रग्स में व्यक्ति जब जिसको लेना होता है वो व्यक्ति ना तो ये देखता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति जो ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, वो भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है कि उसे भी समाज में और अपने देश में या अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके दोनों ही लोग कहीं ना कहीं किसी इलीगल प्रैक्टिस में आते हैं और क्राइम करते हैं। क्राइम से जुड़ा हुआ है कि हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। लेकिन इससे पहले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक पहुंचने से पहले हमें चर्चा करनी होगी एंटी सोशल बिहेवियर की। ड्रग्स लेना एक एंटी सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। अक्सर हम इसे मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ देते हैं, हम इसको व्यवहारिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज से जोड़ देते हैं, किंतु हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कोई छोटा मोटा प्रकरण नहीं कि जिसको एंटी सोशल बिहेवियर या मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ करके और कुछ दवाइयाँ दे करके
उसको छोड़ दिया जाए। ये मामला है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ये चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित कुछ ऐसे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो चोरी करता है, झूठ बोलता है। उसका डिटैचमेंट इंटरनली अपने परिवार वालों से, समाज से और राष्ट्र से होता ही नहीं है। इसका पता हमें बहुत पहले चल चुका होता है। जब बच्चा 7 और 8 साल का होता है तभी वो कुछ ऐसे निशान या कुछ ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा होता है। पर माता पिता को, स्कूल को, समाज को अक्सर पता होता है कि ये बच्चा डिफरेंट है, किंतु फिर भी हम आंख बंद करके उसको सिर्फ मात्र ऐसा कहकर जिद्दी है, शैतान है, गुस्सैल है, पढ़ाई में कमज़ोर है, ये पढ़ाई अच्छी नहीं करता, बाकी इसकी इंटेलिजेंसी बहुत स्मार्ट है, ये सारे वर्डिंग्स को कह करके हम अपने उन लोगों को जो फ्यूचर में चलकर ड्रग एडिक्ट होंगे, जो फ्यूचर में चलकर सोशली एंटी सोशल बिहेवियर या क्राइम को करेंगे, जो आगे चल के इस ट्रैफिकिंग का पार्ट बनेंगे, उन सबको ढक रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं। ये जो छुपाना है ये सिर्फ एक उस व्यक्ति की बेईमानी नहीं है जो ड्रग्स लेता है या जो एंटी सोशल बिहेवियर करता है। ये बेईमानी और ये जो हाइड एंड सीक का पैटर्न है ये सारी एजेंसीज कर रही होती हैं। फैमिली एजेंसीज, कम्युनिटी एजेंसीज, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, सभी कोई भी अपना रोल नहीं निभा रहे होते। हमें पता चल चुका होता है एक बच्चा नकल करता है, हमें पता होता है वो झूठ बोलता है, हमें पता होता है कि एक बच्चा स्कूल को बंक करके कहीं और जा रहा है। हमारे पेरेंट्स को भी ये पता होता है कि हमारा बच्चा घर में चोरी करता है, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलता है, किंतु हम प्रयासरत रहते हैं, उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, किंतु कभी भी प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं ली जाती। कभी भी प्रोफेशनल्स और स्कूल और फैमिली एक टीम नहीं बन पाते। स्कूल अलग तरीके से अपना बचाव कर रहा होता है, पेरेंट्स अलग तरीके से अपना व समाज में अपने स्तर का बचाव कर रहे होते हैं, और साथ ही प्रोफेशनल्स के पास तक ये जब मामले पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। हम सभी लोगों को आज ये समझना होगा ड्रग्स का कनेक्शन एंटी सोशल बिहेवियर से है। आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति, वो वयस्क भी हो सकता है, वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, वो नौकरी पेशा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो झूठ बोलता है। इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल हैं, इसमें बच्चा भी शामिल है और कुछ ऐसे ओल्डर एज के लोग भी शामिल हैं। हम किसी को भी यहाँ पर ये नहीं कह सकते ये तो महिला है या ये लड़की है या बच्चा है, ये तो 12 साल का है या 14 साल का है। जी नहीं, जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को सामने लाया जाता है तो उसमें छोटे बच्चे विक्टिम्स तो होते हैं, लेकिन कई बार छोटे बच्चे ट्रैफिकर्स का की भी काम कर रहे होते हैं। ये जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें बच्चा सिर्फ कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विक्टिम है, लेकिन नहीं, वो विक्टिम होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने इस क्राइम को करने में भी उसका एक रोल पाया जाता है, उसका भी रोल निश्चित होता है कि वो भी इसमें शामिल था। आइए चलिए बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने इन आसपास के चीज़ों में हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास ड्रग को लेने वाले लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जो बातें छुपा रहे हैं, जिनका अटैचमेंट इमोशनली अपने पेरेंट्स या अपने परिवार वालों, समाज के साथ नहीं है, रिलेशन में नहीं है, वो अपने टीचर्स, अपने विद्यालय के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता या सिर्फ बोलता है। अक्सर आप एक और बात को ध्यान में रखें, ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, जो गुमसुम रहता है, जो बोल नहीं रहा, अक्सर हम सोचते हैं शायद डिप्रेशन में है या इसकी आदत ही ऐसी है। जी नहीं, अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका जो एक सचेत होना है, आपका अलर्ट होना है, वो शायद पहला कदम होगा स्कूल लेवल पर, घर के लेवल पर, कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो कॉलेज में, स्कूल में, फैमिली में डिटेक्ट हो रहे हैं, हम इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प लें। सारा काम प्रशासन और पुलिस या सख्ती से नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम मॉडिफिकेशन से होगा, बहुत सारा काम रिहैबिलिटेशन से होगा। कई बार विदेशों में इन चीज़ों के लिए स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर को अपनाया जाता है। अगर उनके यहाँ कोई भी बच्चा झूठ बोलता हुआ या नकल करता हुआ, चोरी करता हुआ पाया जाता है तो इमीडिएट रिपोर्टिंग साइकोलॉजिस्ट को कर दी जाती है। उसके साथ साथ सोशल वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
उसी के साथ वहाँ पर वो फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं और फैमिली में पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग और बच्चे की काउंसलिंग अलग। ये एक लंबा प्रोसीजर कम से कम 1 साल तक रखा जाता है। किंतु इंडिया में एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर अगर मैं अपनी बात करूं तो अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस जब एक बार आते हैं तो वो शायद दोबारा नहीं आते और उसके बाद पेरेंट्स कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लेवल पे नहीं होते कि उनको भी अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत है, हाउ दे विल ट्रीट देयर चाइल्ड। लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे मानो हमें बदलना सिर्फ एक व्यक्ति को है जो गलती कर रहा है। समाज में कई बार हमें काउंसलिंग स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और रिलेटिव्स और साथ में फैमिली मेम्बर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये एक पूरा प्रोसीजर एक चेन की तरह, एक साइकिल की तरह प्रोसीड नहीं किया जाता, तब तक हमारे ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे और हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अक्सर देखा गया है कि जब हमारा कोई भी एक व्यक्ति किसी भी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनता है तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हमारा रीज़न हमारे ध्यान में आता है वो आता है शायद इकोनॉमिकली लो होना, गरीबी या अशिक्षा, किसी ना किसी तरीके के कोई इकोनॉमिक प्रेशर हो, लैक ऑफ एजुकेशन और ओरिएंटेशन, उसकी जो प्रोफाइल हो, पर्सनालिटी प्रोफाइल हो वो लो हो, उसका जो स्टेटस हो वो साउंड नहीं हो और गवर्नमेंट के द्वारा इन सारी चीज़ों के लिए कोई इनकरेजमेंट ना किया जा रहा हो कि उस तबके को कैसे उठाया जाएगा। वो अपने आप को अवहेलना का शिकार महसूस करता है, उसे लगता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। कई बार इस तरीके के चीज़ें, सिम्टम्स या इस तरीके के फैक्टर्स नहीं होने पर भी व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग्स या एंटी सोशल बिहेवियर में लिप्त पाया जाता है। वहाँ ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं? जी हाँ, आज हम इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। वो सबसे बड़ा जो रीज़न हो रहा है वो है आपका एडिक्शन के लिए पैसे लेन देन। एडिक्शन के लिए लेन देन में अक्सर व्यक्ति को लालच दिया जाता है या मजबूर किया जाता है कि वो अपनी ड्रग्स को लेने के लिए किसी न किसी तरीके से ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को या जिससे वो प्यार करने का दावा करता है उसे बहला फुसला के एक शहर से दूसरे शहर लाता है और उस ड्रग्स के लालच में उसको सेल कर देता है। ऐसा सिर्फ मात्र महिलाओं के केस में नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा कर रहे हैं और महिलाएं बेची जा रही हैं, नहीं, अक्सर इसमें महिलाएं भी लिप्त हैं। वो अपने नियर और डियर, कभी भतीजा, कभी भांजा, कभी बेटा और कभी कोई भाई को लाती हैं और लाने के बाद उसे नौकरी का झांसा देकर किसी भी ऐसी जगह पर बेच देती हैं जहां से उनको कुछ पैसे या फिर उनको उनकी ड्रग्स मिल जाती है। इसी प्रकार देखा जाता है कि इसमें सिर्फ गरीब और अनएजुकेटेड लोग नहीं, इसमें एजुकेटेड घर की लड़कियां और लड़के भी शामिल हैं, क्योंकि जब वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वो किसी न किसी प्रकार के ड्रग्स को ले रहे हैं। अगर उसके लिए एक सफिशिएंट मनी उनको अपने परिवार से इजीली मिल जा रहा है तो वो इसमें एक अपना सपोर्ट मानकर कोई भी इस तरीके का काम नहीं करते जिसमें उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना पड़े। किंतु मात्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही एक एंटी सोशल बिहेवियर नहीं है। अगर आप सेक्स रैकेट में शामिल होते हैं, अगर आप सेक्सुअल असल्ट करने के लिए किसी को भी इसमें धकेलते हैं या किसी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक एंटी सोशल बिहेवियर में आता है। बट व्यक्ति एंटी सोशल बिहेवियर के तहत इस किसी भी तरीके से सेक्सुअली या ड्रग्स को लेने के लिए दोनों ही तरीके से क्राइम कर रहा होता है। वो गरीब नहीं, अमीर भी है, वो उसके पास पैसा कम नहीं, पैसा ज़्यादा भी है। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो उसकी ख्वाहिशें और उसका जो फ़न है, जो उसकी पार्टीज़ करने का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अक्सर उसे क्राइम की दुनिया में ले जाता है। वो कभी इनडायरेक्ट क्राइम कर रहा होता है और कभी डायरेक्ट क्राइम कर रहा होता है। एंटी सोशल बिहेवियर सभी चीज़ों में लागू हो जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारा एक कोई व्यक्ति, हमारे आसपास का कोई व्यक्ति, हमारा अपना नियर और डियर किसी न किसी प्रकार के नशे में लिप्त है, तो हम सिर्फ ये मानकर
चुप हो जाते हैं कि वो उसको ड्रग्स लेने की आदत है, वो पिल्स लेता है, इंजेक्शन लेता है या किसी भी तरीके के और कोई नशे करता है। हम उसके आगे की जो कड़ियाँ हैं उनको शायद नज़रअंदाज करते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं देते। हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि इसने इस ड्रग्स को लेने के लिए कभी किसी को बेचा तो नहीं है, इसने इस ड्रग्स को लेने के लिए किसी को सेक्स रैकेट में धकेला तो नहीं है, या ये खुद भी उस तरीके का उस मोड़ से या उस टर्निंग पॉइंट से होके तो नहीं गुजरा है। हम सिर्फ यहीं तक रहते हैं कि उसे ड्रग्स की आदत हो चुकी है और उसे ड्रग्स से बाहर निकालना है। व्यक्ति गुमसुम बैठा रहता है और आपसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे डर होता है अगर उसने बाकी की चीज़ों को किसी के भी सामने रखा तो शायद अंजाम बुरा होगा। इसी डर के कारण वो कभी भी अपनी बात को कह नहीं पाता और समाज और परिवार वाले और जो बाकी हमारी शैक्षिक एजेंसीज़ हैं वो समझ नहीं पाती। सभी दावा करते हैं काउंसलिंग का, सभी दावा करते हैं कि हमने बच्चे की काउंसलिंग करी। स्कूल प्रशासन से लेकर के टीचर्स सभी काउंसलिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स से लेकर पड़ोसी और पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार सभी काउंसलिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। किंतु ये काउंसलिंग इसीलिए इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि इसमें कभी भी एक टीम नहीं बनती। कभी भी इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स और स्वयं बच्चा या व्यक्ति कभी एक साथ एक टीम के रूप में आगे नहीं आते और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम सबको आज के इस एपिसोड के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि ड्रग्स लेना या एंटी सोशल बिहेवियर को करना या किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनना या उसमें क्राइम करना, ये सभी कुछ एक सभी की हिस्सेदारी बराबर है। इसीलिए तेरी मेरी कहानी में कहीं आप और हम कहीं कुछ ऐसी अनदेखी और कुछ ऐसी चीज़ों को कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहे कि मात्र ये मानकर कि बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है या मारपीट करता है, झगड़ा करता है, किसी की बात नहीं मानता। कंडक्ट डिसऑर्डर को भी हम इसी में रखते हैं जहाँ बच्चा अथॉरिटीज़ को इग्नोर कर रहा है या अथॉरिटीज़ की अथॉरिटेरियनशिप को लेने से मना कर रहा है, स्कूल का विड्रॉ कर रहा है, वहाँ जाने से मना कर रहा है, पढ़ाई का मन नहीं करता और अपना सिस्टम लागू कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपने ही सिस्टम में रहूँगा। यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यही आगे चल के एंटी सोशल एक्ट में भी शामिल होगा। ये अगर ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा कि जिसमें कि ये खुलकर क्राइम करे, किंतु ये कहीं ना कहीं छुपकर चुपचाप घर में डोमेस्टिक वायलेंस में लिप्त होता है, ये मारपीट कर रहा होता है, घरों में लोगों को धमका रहा होता है, डरा रहा होता है, तो आप सिर्फ ये मत समझें कि जो भी व्यक्ति एंटी सोशल बिहेवियर या ड्रग्स और ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, उसके अतिरिक्त भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत तरीके से हमारी सोसाइटी को, हमें, आपको और हमारे इस पूरे समाज और देश को खोखला कर रहा होता है। एक ऐसे व्यक्ति का हमारे आसपास होना यानी कि पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे हमारी एक राष्ट्र में कुछ एक ऐसा एक कलंक की तरह तो नहीं कह सकते, किंतु इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। कलंक को मिटाया जा सकता है सिर्फ मात्र कलंक मानकर हम इन्हें और बढ़ावा देते हैं। हम व्यक्ति को कहते हैं कि ये हमारे घर का कलंक है और ऐसे बच्चे से होने से तो अच्छा है, ऐसे व्यक्ति के होने से अच्छा है ना होना। इसका मतलब कि हमने उसे छोड़ दिया है और ये मान लिया है तुम्हें जो मर्जी है वो करो। नहीं, हमें प्रयास करते रहना होगा, बार बार प्रयास करते रहना होगा और लोकल एजेंसीज, प्रशासन और एक्सपर्ट्स सभी को इसमें शामिल होना पड़ेगा। हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा कि हमारे आसपास ड्रग्स को लेने वाले लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। हमें बढ़ावा देना होगा। एंटी सोशल बिहेवियर करने वाले बच्चे, बड़े, चाहे वो घर में कर रहे हों या बाहर, ऐसे पर्सनालिटीज़ के ट्रेट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को 6, 7 और 8 से कुछ ऐसी एजुकेशन को हिस्सा बनाना होगा जिसमें कि वो अपने साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पर कुछ ऐसे लेक्चर्स, उन लगातार होने वाले कुछ मेंटल हेल्थ और उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने वाले कुछ ऐसे लेक्चर्स को डिज़ाइन करना होगा करिकुलम में, और उन लेक्चर्स को जैसे कि आपका एक सिलेबस होता है उसके तहत मंथली, 3 मंथ्स में, क्वार्टरली और 6 मंथ में रेगुलर कराते रहना पड़ेगा, जिससे कि एक साइकिल उनके अंदर बदलाव की चल सके,
तभी हमारे आसपास का समाज, हम आप सभी खुश भी होंगे, स्वच्छंद भी होंगे और ये कह सकेंगे हमने अपने इस देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, मानवता के प्रति और अपने स्वयं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन किया है। हमने अपने इस जीवन में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करी, होने वाली हर गलत चीज़ के प्रति आवाज़ उठाई है। आज के इस एपिसोड में एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अक्सर हमने देखा है कि हम थोड़े बहुत लालचों में अपने घरों में या आसपास कुछ ऐसे छोटे बच्चों को काम करवाते हैं, घरों में काम करवाते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज़ में काम करवाते हैं, दुकानों पर काम करवाते हैं। तो कृपया करके कोशिश करें, पहले जानें कि वो व्यक्ति, वो बच्चा जो 14 साल से छोटा है, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। क्या हम ओपन एजुकेशन के थ्रू उसे पढ़ाई नहीं करवा सकते? क्या हम उस बच्चे को क्या इस स्तर तक नहीं पहुंचा सकते कि उसने अगर 5th पास करी थी तो वो आगे 8th पास कर ले, जिसने 8th पास किया था वो 10th पास कर ले? क्या हम इस तरीके की मुहिम अगर चलाएं अपने यहाँ कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रति, चाहे वो महिलाएं हों या बच्चे हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी हो, तो ओपन एजुकेशन हमेशा से ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़कर अपना रोल निभाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल ओपन स्कूलिंग को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है कि हम शिक्षा को प्राप्त करें और जानें कि हमारा असली व्यवहार और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। शायद ड्रग्स लेना नहीं, एंटी सोशल एक्ट में शामिल होना नहीं, या किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं करना जो कि हमें इलीगल या क्राइम की ओर धकेलती है। तो आइए हम सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबसे जुड़ेंगे और तब तक के लिए आप हमारे आज के एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 को ज़रूर सेव करें। हर एक व्यक्ति के पास मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन और साइकोलॉजिस्ट का हेल्पलाइन नंबर ज़रूर होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि डेंटिस्ट का, जैसे आई सर्जन का, जैसे आपके ऑर्थोपेडिक और गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर आपके फ़ोन पर सेव होता है, उसी तरीके से आप हमारी हेल्पलाइन का नंबर भी सेव करें। कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, हम तक पहुंचाएं। कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता करें, आपको मदद करें और आपको गाइड करें आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। तेरी मेरी कहानी में फिर अगले हफ्ते आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।